हेलो एवरीवन, माई सेल्फ परी शुक्ला और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की और जो कि ज़रूरी सब्सटेंसेस होती हैं उनकी ज़रूरत होती है, जैसा कि एनसीईआरटी में पहले भी लिखा हुआ है। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें बॉडी से रिमूव करना होता है ताकि सारे जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से फंक्शन करते रहें। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हम ज़रूरी है कि हमारा एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म हो जिससे ये सारा जो मूवमेंट है इन और आउट ऑफ द टिश्यूज़ ये हो पाए। तो जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं, जिस मतलब सिस्टम्स से कहने का मतलब ये है कि मतलब मेथड्स अलग अलग होते हैं, मैकेनिज़्म थोड़ा अलग अलग होता है ये सब चीज़ें करने का। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिज़म की, जैसे हो गए स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स, इनमें जो वाटर होता है वो सराउंडिंग्स में से मतलब किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, बॉडी कैविटीज़ के थ्रू। तो इनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ होती हैं और जो बहुत उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस, उनके अंदर ब्लड होता है। ये लाइक कह सकते हैं इनको स्पेशल फ्लूइड्स, क्योंकि ये काफ़ी अलग हैं। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्लड की और लिम्फ की। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग हार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड को देखते हैं। तो ब्लड जो होता है एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम एनिमल टिश्यू चैप्टर में भी पढ़ते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें मैट्रिक्स है, कैसा है ये, फ्लूइड है। प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स से इनका मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी बात कर लेते हैं। 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा होता क्या है एक्चुअली? तो प्लाज्मा हमारा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, जिसमें 55% ये हमारे ब्लड का बनाता है। 90 से 92% जो प्लाज्मा का होता है वो होता है पानी, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे 6 to 8% उसका बनाते हैं। तो अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन। फिर हम लोग और प्रोटीन्स की बात करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। अब यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। फाइब्रिनोजन का फंक्शन होता है क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्लॉटिंग ही हुआ। ग्लोब्यूलिन्स का जो फंक्शन होता है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म, और एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस। फिर उसके बाद हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें और भी अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब होता है। फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब कुछ होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जो कि ज़रूरी होता है। फिर होते हैं कुछ फैक्टर्स जो ज़रूरी होते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए। ये भी प्लाज्मा में हमारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के सीरम होता है। ये वाली बात भी अभी जब आगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आएगा तो उसमें एनसीईआरटी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। जैसे कि बताया था एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट क्या है? आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं। अब एरिथ्रोसाइट की बात करें तो ये है रेड ब्लड सेल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड सेल्स में। एक हेल्दी अडल्ट मैन के पास ऑन एन एवरेज ये बात कही गई है कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ये इम्पॉर्टेंट है कितना होता है ये। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो में। जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस मैच्योरिटी पे नहीं होता है, पहले होता है बट मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी का शेप दिया हुआ है बाइकॉनकेव। ये रेड कलर के होते हैं। इनके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इनका जो कलर है वो इनको मिल पाया है और इसलिए इनका नाम रेड ब्लड सेल्स है।
एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि हीमोग्लोबिन की बात की गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का, CO2 का जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी आगे बात बताई जाएगी। जैसे कि हमें पता ही है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, मतलब ऐसे ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हमारे बॉडी में मतलब आ गई तो फिर उसके बाद उसका भी कॉम्बिनेशन होता है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। तो फिर इसमें ये भी बताया गया कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। ल्यूकोसाइट जो होता है उनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। बेसिकली वाइट ब्लड सेल का नाम ल्यूकोसाइट है। क्यों है इनका नाम ल्यूकोसाइट? क्योंकि ये कलरलेस हैं। क्यों ये कलरलेस हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ये खास बात है, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये कम होते हैं नंबर में। जैसे हमने आरबीसी में देखा था ज़्यादा थे, ये कम होते हैं नंबर में। कितने होते हैं? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, बस इतना ही इनका है। और ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं जनरली। अब हमारे पास दो तरह की कैटेगरी है WBCs में। एक हो गया हमारा ग्रैन्युलोसाइट और एक हो गया हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर अब हम लोग बात करें ग्रैन्युलोसाइट की और ए ग्रैन्युलोसाइट की, तो ग्रैन्युलोसाइट में हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट में हमारे पास है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो फिर अगर हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल्स होती है, द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। कितनी? 60 to 65%। पूरे की पूरा जो WBC है उसमें से न्यूट्रोफिल्स ने ही कब्जा कर रखा है, 60 to 65%। और जो बेसोफिल्स हैं ये सबसे ज़्यादा कम है, 0.5 to 1% ओनली। फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की भी दिया हुआ है कि 6 to 8% जो होते हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। बेसोफिल्स सिक्रीट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। अब इनका जो फंक्शन है वो क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उस पर जो रिएक्शन होता है ये इनका फंक्शन होता है। इसिनोफिल्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? ये 2 to 3% होते हैं पहली बात तो, और ये इन्फेक्शंस को रेसिस्ट करते हैं यानी कि रोकते हैं इन्फेक्शंस को। अब यहाँ पे NCERT में एक डायग्राम अच्छा सा बना हुआ है, ये है, इसको भी डिकोड कर लेते हैं। ये है RBC, ये प्लेटलेट्स जो कि देख सकता है। इसिनोफिल्स हमें पता है 2 to 3% होता है। बेसोफिल, अब इसिनोफिल, बेसोफिल और हमारा न्यूट्रोफिल्स जो है ये हमारा ग्रैन्युलोसाइट है। इसके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। ये आगे हमारे NCERT में दूसरे चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन डीपली दिया हुआ है। T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। अभी ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, T और B। तो यहाँ पे हम इसिनोफिल्स की बात कर रहे थे कि वो इन्फेक्शंस को रोकते हैं और जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर आता है हमारा लिम्फोसाइट, 20 to 25%। ये दो तरह के होते हैं जैसे मैंने बताया, B और T फॉर्म्स। दोनों ही B और T फॉर्म्स का फंक्शन बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, B और T लिम्फोसाइट। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये बेसिकली सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं प्लेटलेट्स अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन टाइप सी बना लेते हैं और मतलब सेपरेट होते हैं, वो मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड नॉर्मली कितना प्लेटलेट्स कंटेन करता है? 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे क्लॉटिंग के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली प्लेटलेट्स का फंक्शन ही क्लॉटिंग होता है। अगर इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है तो बहुत सारी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है बॉडी से। जैसे ही हमें कहीं चोट लगती है तो फिर हमारी जो बॉडी होती है उसके प्लेटलेट्स जो होती है उसकी कवरिंग होने लगती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो ढेर सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमको। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो बहुत सारे टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिस्कवरी उसकी हो चुकी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ABO और RH सिस्टम की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड हैं और एक्सेप्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई बना नहीं है सिस्टम, लेकिन और भी बने हैं, बट ये जो है ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ABO ग्रुपिंग की। तो ABO ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये डिपेंड करता है प्रेजेंस या एब्सेंस के, मतलब होने या ना होने के, किसके, दो चीज़ों के, एंटीजेंस केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजेंस बेसिकली क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC पे। ये 2 तरह के होते हैं, A और B। ऐसे ही हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, वो भी 2 तरह की होती है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। अब एंटीजन के ही मतलब रिस्पॉन्स में हमारा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है। अब हमारा जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस या एब्सेंस है, उसी के बेसिस पे ये जो ABO ग्रुपिंग की गई है, ये की गई है। अब यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप A, B, AB और O आ जाता है। अब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए किसी को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, यानी कि एक जन के जो ब्लड है वो दूसरे जन को मतलब ज़रूरत है ब्लड की, तो वो दे रहा है उसको। तो ज़रूरी है कि उसको चेक किया जाए, क्योंकि बिना मतलब ऐसे नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। किसी का भी ब्लड ऐसे नहीं यूज़ किया जा सकता। तो जो डोनर का ब्लड है, डोनर यानी कि जो दे रहा है ब्लड, उसका मैच करना चाहिए रेसिपिएंट के साथ कि क्या वो ले सकता है उसको। किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये चेक करना पड़ता है, किस लिए, किसी भी तरह की जो सीवियर प्रॉब्लम है वो अवॉइड करने के लिए, नहीं तो जो हमारा RBC है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। क्लम्पिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है। क्लम्पिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। मान लीजिए कि किसी के चेक नहीं किया गया और फिर उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs यानी कि क्लम्पिंग होगा। हम यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जो कि कई लोगों को पता ही होगा। जैसे कि ब्लड ग्रुप A होता है, उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, A, और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है, मतलब एंटीजन के अपोजिट में एंटीबॉडी B में B एंटीजन होता है, एंटीबॉडी A होती है। ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन AB दोनों प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड ग्रुप O में एंटीजन एक भी प्रेजेंट नहीं होता, एंटीबॉडी A और B प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और जो AB होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। O यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है क्योंकि वो किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, O को दे सकता है। लेकिन जो AB होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो सबसे रिसीव कर सकता है, A से रिसीव कर सकता है, B से रिसीव कर सकता है, AB से रिसीव कर सकता है, O से रिसीव कर सकता है, वो सबसे रिसीव कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो A जो होता है ब्लड ग्रुप, अगर हमें A ब्लड ग्रुप का इंसान है और उसको चाहिए ब्लड, तो वो किसका किसका ले सकता है, A का तो ले ही सकता है वो, और O का क्यों ले सकता है, O यूनिवर्सल डोनर है। B जो है वो B का और O का ले सकता है, AB जो है वो AB का, A का, B का और O का ले सकता है, O जो है वो बेचारा O का ही ले सकता है। तो यहाँ पे नीचे भी यही सब लिखा हुआ है कि जो O ब्लड ग्रुप है वो सबको डोनेट किया जा सकता है और जो AB है वो सबका एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं RH ग्रुपिंग की। जो RH ग्रुपिंग किसके बेसिस पे की गई है, ये की गई है RH एंटीजन के बेसिस पे। तो RH एंटीजन वही वाला है जो रीसस मंकीज़ में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे RH कहते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सरफेस ऑफ द RBCs पे प्रेजेंट होता है, वो भी
80% ह्यूमंस में ये होता है। जिनमें ये होता है उनको कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें ये नहीं होता है उनको कहते हैं RH नेगेटिव। अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन है और उसका गलती से एक्सपोजर हो गया, एक्सपोजर यानी उसका जो, मान लीजिए कि मैं हूँ RH नेगेटिव और मुझे RH पॉजिटिव ब्लड मिल गया, तो मेरी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी RH एंटीजन के ख़िलाफ़। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो RH ग्रुप है उसको भी मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिस मैचिंग, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अगर ऑब्ज़र्व हुई तो फिर दिक्कत आ सकती है। ऐसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट मदर है जिसका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव था। अब जो फीटस का था ब्लड वो था RH पॉजिटिव। तो अगर उसकी जो पहली प्रेगनेंसी होगी उसमें उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो ब्लड है मदर का और चाइल्ड का वो काइंड ऑफ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो सेपरेटेड है प्लासेंटा से। लेकिन उसी के टाइम पे वो जो ब्लड है मैटरनल ब्लड यानी कि मदर का जो ब्लड है वो जो है वो एक्सपोज तो हो ही जाएगा RH पॉजिटिव जो ब्लड है फीटस का उससे। तो जो मदर की जो बॉडी होगी उसमें एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद अगर सेकेंड टाइम अगर होगी प्रेगनेंसी तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना चुका है पहली बार में ही। तो अब जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगी फीटल के RBCs को, तो क्लम्पिंग हो जाएगी यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ दी RBCs। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैटल है, मतलब डेडली है फीटस को भी, और ये सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है, जॉइंटिस कॉज कर सकता है बेबी को। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और ये कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये देख के कि RH एंटीबॉडीज़ अगर बनी हैं मदर की बॉडी में, जो कि बनेंगी अगर पहली बार में ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद एंटी RH एंटीबॉडी देनी होगी, एंटी RH एंटीबॉडीज़। अब आ जाता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमें कहीं चोट लगती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें कहीं चोट लगती है तो फिर हमारी जो बॉडी होती है वो उस पर नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक एक, आप लोग ने देखा होगा, बनाने लगती है। तो बेसिकली उसी को हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं। और वो कैसे होती है ये इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। कैसे? थ्रोम्बोकाइनेज के थ्रू। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बोकाइनेज के थ्रू। फिर जो हमारा थ्रोम्बिन है वो क्या रोल प्ले करता है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म बन जाता है। तो इसका मैंने लिखा भी हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बना थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से, और जो थ्रोम्बिन है उसने क्या किया, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में किया कन्वर्ट। अब पूरा का पूरा NCERT में यही लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज फाइब्रिन। अब जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट अभी मैंने बताया फाइब्रिन जो बना है वही है। इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. इसमें काइंड ऑफ उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन कहना ये यही चाहते हैं जो मैंने बताया। An enzyme complex called thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reactions cascade process. तो इसमें बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, फिर थ्रोम्बिन जो है उसने भी इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात पहले की गई थी इसी NCERT में ही, कि फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में एक इनएक्टिव स्टेट में, और जब भी इंजरी होती है तो फिर ये सब जो इनएक्टिव स्टेट है वो एक्टिव स्टेट में बनने लगते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, क्लॉटिंग करनी है उनको। तो अब एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। जैसे ही किसी को लगी चोट वैसे ही हमारा जो
बॉडी है वो स्टिमुलेट करती है किसको, प्लेटलेट्स को, कि आओ, और प्लेटलेट्स को कहती है आओ रिलीज़ करो, फैक्टर्स रिलीज़ करो जिससे क्लॉटिंग हो पाए। सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय द टिश्यूज़ एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। अब कई तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो टिश्यू से भी रिलीज़ होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी होता है क्लॉटिंग में। अब जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जो ब्लड होता है वो पास हो रहा होता है कैपिलरीज से टिश्यूज़ में, और उसी टाइम पे कुछ वाटर और मैनी स्मॉल वाटर सेल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं वाटर सेल्यूबल सब्सटेंसेस, वो मूव आउट कर जाते हैं सेल्स से। मतलब जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो सेल्स हैं उससे बाहर निकल आते हैं ढेर सारे प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड वेसल्स में छोड़ के। तो जो सेल्स से निकला जो फ्लूइड और मतलब सेल्स के बीच में आ गया तो उसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो जो फ्लूइड रिलीज़ आउट हुआ उसको हम लोग ने कहा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा ही होता है जैसे प्लाज्मा का हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज ब्लड में, सेल्स में, ये सब काम जो होता है ये इस फ्लूइड के थ्रू हो जाता है। अब जैसे कि हमारा ब्लड का जो सिस्टम था उसमें हमारा WBC RBC ये सब था, वैसे ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी है। और लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ही टिश्यू फ्लूइड आ जाता है तो उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि ये इस फ्लूइड को कनेक्ट करता है और फिर वापस ये ड्रेन कर देता है मेजर वेन्स में। तो जो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में अब चला गया है उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या है, हमारा कलरलेस फ्लूइड है जिसमें हमारे लिम्फोसाइट है। जैसे हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ये सब पढ़ा, वैसे ही हम लोग का जब हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारे लिम्फोसाइट होता है, लिम्फ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिम्फोसाइट, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जिनका काम फिर से इम्यूनिटी का है। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में। लिम्फ जो होता है एक इम्पॉर्टेंट कैरियर भी है न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का। जो फैट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब्ड होते हैं लिम्फ के थ्रू। कहाँ पे, इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई जैसे हमें पता ही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल विलाई, वहाँ पे जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इस टाइप का शेप होता है। तो बेसिकली यही सब फंक्शंस लिखे हुए हैं NCERT में, काफ़ी प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है लिम्फ के बारे में। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवेज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो जो सर्कुलेशन होता है वो एक तरह से, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, ऑर्थोपोड्स में होता है, मॉलस्क में होता है। और ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है और वो लार्ज वेसल्स से ओपन स्पेसेस में जाता है या फिर बॉडी में या ओपन स्पेसेस में जाता है। और ओपन बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं साइनसेस। तो इसमें जो ब्लड है वो सीधा हमारे बॉडी कैविटी में ओपन स्पेसेस में चला गया, जिसको हम लोग ने बॉडी कैविटीज़ को हम लोग ने कहा साइनसेस। एनालिट्स और कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स में जैसे हम लोग भी हो गए, हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से पंप होता है और फिर उसके बाद वो पूरे की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो हमारा ब्लड है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में जा रहा है, उसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, कहीं ओपन स्पेस में नहीं जा रहा। इसलिए हमारा जो होता है उसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, एनालिट्स का भी। एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स आर दी एग्जाम्पल्स। अब आगे NCERT में दिया हुआ है कि अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या जो सर्कुलेशन होता है वो किस किस तरीके से होता है। बताया गया है कि सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बताया गया, तो वो भी मैंने बहुत प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे फिशेस में होता है। उसको सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फिशेस होती हैं बेसिकली दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हुआ।
जैसा कि हम लोग ह्यूमंस में जानते हैं कि हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, एक हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है और एक हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी यानी जो हमारे लंग्स से पास होके गया, और सिस्टमेटिक यानी कि हमारा जो बॉडी से पास होके गया। तो हमारा डबल सर्कुलेशन हुआ ना। लेकिन जो फिशेज़ होती हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। और फिशेज़ के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे में कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे में। लेकिन फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल इसका पार्ट नहीं है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसमें होते हैं हमारे 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल। अब बात करें क्रोकोडाइल की, बर्ड्स की, मैमल्स की, तो इसमें हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल, जो सबको पता है। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो हमारा हो गया हार्ट, जो कि मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है। हमें अभी पता चल गया कि उस 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। फिर उसके बाद हमारे नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और फिर उसके बाद ब्लड फ्लूइड विच इज़ सर्कुलेटेड। सबसे पहले बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट का ओरिजिन इसमें बताया गया है मीजोडर्मल ओरिजिन। जो मीजोडर्मल ओरिजिन हार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा? तो ये हमारे थोरैक्सिक कैविटी में, जो लंग्स है हमारी उसके बीच में प्रेजेंट है। और ये थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ़्ट साइड की तरफ। इसका जो साइज़ होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि क्लेंच्ड फिस्ट की जितना होता है ये। और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इसकी जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उनके बीच में वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये किस लिए होता है? ये शॉक से बचाने के लिए होता है। अब जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, हमें पता चल गया है। 2 ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्ट्रिया, और जो नीचे के चैम्बर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं आर्ट्रिया से, उन्हें हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जो कि प्रेजेंट होती है राइट और लेफ़्ट आर्ट्रिया के बीच में, जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियल सेप्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये राइट और लेफ़्ट आर्ट्रिया के बीच में है। ऐसे हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होती है, जो कि हमारी लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। जो हमारी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होती है जो कि सेम साइड पे, तो हमारा जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल है वो भी सेपरेटेड होता है किससे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ये थोड़ा थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। तो हम लोग को 3 चीज़ें तो अभी पता चल गई इंपॉर्टेंट। एक हो गया हमारा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, 2 आर्ट्रिया के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल के बीच में, और आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा है वो है हमारा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी हमारे जितने भी सेप्टम थे यानी कि सेप्टा, तो ये जितने भी सेप्टा थे ये एक ओपनिंग के साथ हैं। ओपनिंग जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो की जो ओपनिंग है, मतलब जो राइट आर्ट्रिया है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें हमारे हो गया एक वॉल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एक हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ये कहाँ के बीच की ओपनिंग है? तो जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम के बीच की ओपनिंग होती है। ब्लड को फ्लो करना है तो ओपनिंग तो होनी पड़ेगी ना। तो ये एक तरह से एक गेट की तरह होते हैं, जो गेट खुलता है बंद होता है, एकदम गेट की तरह होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन हमें पता चल गई। और बाइकस्पिड को ही हम लोग मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब जो हमारी ओपनिंग होती है राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल की, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में और अओर्टा में रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारी राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी भी तो ओपनिंग होनी है। कहाँ से कहाँ पे जाएगी वो? पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में। तो ये कहाँ किससे क्या होता है इसमें? तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्स होती हैं। तो हमारे जो हार्ट है उसमें अलग अलग जगह पे वॉल्स प्रेजेंट हैं फ्लो ऑफ ब्लड के लिए। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है कि ये एक डायरेक्शन में ही अलाउ करती है, दैट इज़ फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा।
दीज वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। अभी खुद ही सोचने की बात है कि मान लीजिए कि जो ब्लड है यहाँ से यहाँ आया, तो अगर वो अलाउ, यहाँ पे वॉल्व है, वो अलाउ करेगा कि ब्लड वापस फ्लो हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही अलाउ करता है। अब जो हमारा पूरा का पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल की वो ज़्यादा थिक है आर्टरिया की वॉल से। यहाँ पे सवाल आता है कि जो वेंट्रिकल की वॉल है वो क्यों ज़्यादा थिक है आर्टरिया की वॉल से, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है उसको अगर हम लोग देखें तो उसको पंप करना होता है ब्लड ज़्यादा। एक तो उसको पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी में, और एक उसे पंप करना होता है लंग्स में, तो उसके लिए उसका मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, उसको ज़्यादा प्रेशर लगता है। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं नोडल टिश्यू की, जो कि हमारी हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो राइट अपर कॉर्नर है राइट आर्ट्रियम का, डायग्राम में देखें, उसे हम कहते हैं SAN। उसमें मतलब उसे कहते नहीं है, उसमें बेसिकली प्रेजेंट है साइनो आर्ट्रियल नोड SAN। और दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल AV बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द AVN which passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately dives into a right and left bundle। अब जो हमें दिख रहा है बंडल ऑफ हिस, अब यहीं से जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है उसी में से क्या क्या पास होगा, हमारा बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल AV बंडल, जो कि कंटिन्यूसली फिर जाएगा और बनाएगा बंडल ऑफ हिस। यही जो है हमारा राइट और लेफ़्ट बंडल। अब यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी माइन्यूट फाइबर्स की, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। तो अगर हम लोग इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारा आया SAN, फिर हमारा आया AVN, उसके बाद हमारा बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि AV बंडल, जो कि कंटिन्यूसली AVN से ही निकला, और फिर उसके बाद हमारा राइट और लेफ़्ट बंडल बना, और वहीं से हमारे माइन्यूट फाइबर्स निकले जिनको हम लोगों ने क्या कहा, परकिंजे फाइबर्स। अब इनका काम क्या है, ये जो नोडल मस्कुलेचर है यानी कि जो पूरा हमने पढ़ा उसके पास ताकत है क्या करने की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से इसने एक्शन पोटेंशियल बनाया, जो कि हार्ट के जो फंक्शन है मतलब पंपिंग है उसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ एक्शन पोटेंशियल है जो कि जनरेट किया जा सकता है 1 मिनट में, वो अलग अलग पार्ट में वैरी करता है पूरे के पूरे नोडल सिस्टम में। जैसे कि अगर हम लोग SAN की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल यही हो सकता है 70 to 75 पर मिनट। अब जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, उसका रिस्पॉन्सिबल ही ये है SAN। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द पेस मेकर, इसलिए इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली कितना बीट करता है, 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज़ 72 बीट्स पर मिनट। कार्डियक साइकिल है, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है कि वो है क्या। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बार बार हमारे हार्ट में हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल, क्योंकि वो साइक्लिकली रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। और उसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, आर्ट्रिया का और वेंट्रिकल का, यानी कि दोनों का। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखा हुआ है, आसान तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो ओपन होता है, और सेमिल्यूनर वॉल्व जो होता है वो क्लोज होता है। अपने मन में अगर हम लोग हार्ट को इमेजिन करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर जो ब्लड है वो फ्लो करता है पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा से हमारे लेफ़्ट और राइट आर्ट्रिया में, मतलब कि हमारा जो बॉडी से है वो जो इम्प्योर ब्लड था वो आ गया हमारे लेफ़्ट और राइट आर्ट्रिया में।
फिर उसके बाद वो गया लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में। फिर जो SAN था, साइनो आर्ट्रियल नोड, उसने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और उसने दोनों आर्ट्रिया को जो है स्टिमुलेट कर दिया। तो आर्ट्रिया में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आर्ट्रिया में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद वेंट्रिकल में बाय 30%, क्योंकि फिर वहाँ से ब्लड तो उधर ही जाएगा ना वेंट्रिकल्स में। फिर AVN और AV बंडल जो हैं उन्होंने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। तो जो एक्शन पोटेंशियल जो AVN और AV बंडल में हुआ प्रोड्यूस, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हुआ, बंडल ऑफ हिस से पूरे के पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल वाले साइड पे हर जगह। फिर उसके बाद जो वेंट्रिकुलर मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। उसके बाद जो हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्ट्रिया तो रिलैक्स होगा ना। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसे हमने कहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब आर्ट्रिया हमारा रिलैक्स हुआ उस टाइम पे तो उससे हमें कहा आर्ट्रियल डायस्टोल। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड कहाँ पहुँचा था, हमारे क्या कहते हैं वो जो वेंट्रिकल्स था वहाँ तक। फिर वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो बंद हो गए। वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। फिर जो हमारा सेमील्यूनर वॉल्व था वो ओपन हुआ। ब्लड इन द वेंट्रिकल्स फ्लो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा इनटू सर्कुलेटरी पाथवेज। अब जो हमारा सेमील्यूनर वॉल्व है जब वो ओपन हुआ तो क्या हुआ कि जो ब्लड था वेंट्रिकल से वो कहाँ कहाँ फ्लो हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में और ऑर्टा में, जो वो सर्कुलेटरी पाथवेज में चला गया। फिर जो हमारा वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हुआ, उसे हमने कहा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, प्रेशर फिर कम हो गया। फिर जो सेमील्यूनर वॉल्व है वो बंद हो गई। बंद किस लिए हुई, जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो ना हो। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है वो और कम होता चला जाता है, और जो प्रेशर होता है आर्ट्रिया का वो ज़्यादा होता चला जाता है। फिर से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। ब्लड वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय वेन्स। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू वेंट्रिकल्स एंड आर्टरी आर रिलैक्सड अगेन। तो फिर ये वापस वही प्रोसेस पूरा का पूरा लिखा है। सून SAN generates a new action potential, event described above are repeated in sequence and the process continues। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कार्डियक साइकिल के इवेंट्स का। लोग NCERT से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। अब कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट यहीं पे कार्डियक साइकिल के हेडिंग के अंडर लिखी हुई है NCERT में, कि जो कार्डियक साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड की, और जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करता है, बेसिकली 70 ml ऑफ द ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे हार्ट रेट से, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से, तो हमको मिल जाता है कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। पूरा का पूरा NCERT में वही लिखा है। बस आगे एक और बात कही गई है कि जो हमारा जो स्टेथोस्कोप होता है वो हमारा हार्ट बीट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और जब हम लोग स्टेथोस्कोप से देखते हैं, मतलब सुनते हैं, तो हमें दो साउंड सुनाई देते हैं। एक होता है हमारा लब और एक होता है हमारा डब। तो जो पहला साउंड होता है लब, वो क्या होता है, वो क्लोजर ऑफ दी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से प्रोड्यूस होता है। मतलब जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तो हमारा लब साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब हमारे सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए, हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात की गई है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। जैसा कि हम लोग ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि पहले जो मशीन होती है, जो इंसान मरने वाला होता है उसके बगल में मशीन रखी होती है, जिसमें पहले बजता है पीप 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 और अचानक से होता है पी, और अगर पी बच गया तो इसका मतलब जो इंसान है वो गया काम से। तो फिर वो जो मशीन होती है और ये सब जो हो रहा है वो सब क्या है, ये मशीन जो होती है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये किस काम की होती है, इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जो आप वो वेव्स टाइप के जो देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ECG। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। उससे हमें पता चलता है काफ़ी चीज़ों के बारे में जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं।
अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू कैसे होता है। सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक मशीन के साथ। कैसे कनेक्ट करते हैं? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू। एक जो होती है उसके रिस्ट पे लगती है और मतलब एक उसके लेफ़्ट रिस्ट पे, एक उसके राइट रिस्ट पे और एक उसके लेफ़्ट एंकल पे लग जाती है, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है उसकी हार्ट की एक्टिविटी को। और अगर और भी डिटेल में हम लोग को चाहिए होता है तो उसके जो चेस्ट का रीजन होता है उस पर भी लीड्स लगा दी जाती है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे एक स्टैंडर्ड ईसीजी की। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें, और जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो पी वेव होता है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हर, जैसे कि पी वेव हो गया जो डायग्राम में दिख रहा है, पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव, उसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रिया, यानी कि जो आर्ट्रिया जब एक्साइटेड स्टेट में होती है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर डीपोलराइजेशन को, विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया, जिसकी वजह से आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। ये कब स्टार्ट होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कब स्टार्ट होता है? जैसे ही क्यू स्टार्ट होता है वैसे ही। और यही हमारा जो है सिस्टोल की बिगनिंग को मार्क करता है। सिस्टोल यानी हमें पता ही था कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है टी वेव। टी वेव हमें बताता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं, यानी कि रीपोलराइजेशन। और जैसे ही टी वेव ख़त्म होता है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अब ख़त्म हो गया है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जिससे पता चल रहा था हमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसी से हमें पता चल सकता है कि कितनी हार्ट बीट हुई एक इंसान की, उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग होते हैं उनका जो ईसीजी होता है वो बेसिकली सेम शेप का होता है। तो अगर किसी का शेप जो है वो अलग है, जैसे कि मैंने बताया पी पी और फिर हो गया पी, तो उसका मतलब है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसीज़ है, इंसान मरने वाला है या ऐसा कुछ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आ गई ये बात। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। सबसे पहले तो वैसे तो ये टॉपिक के अंडर इन्होंने दे दिया है, बट मैं बता देती हूँ कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें बेसिकली 3 लेयर होती हैं, आर्टरी में और वेन्स में 3 लेयर होती हैं। एक होती है ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, इसको इग्नोर मत करिएगा, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किसकी इसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्यूनिका इंटिमा द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम। फिर उसके बाद ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, इसको रटना पड़ेगा। और ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर। तो नाम से तो आसान है, इंटिमा मतलब अंदर हो गया, मीडिया बीच में हो गया और एक्सटर्ना बाहर हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ का बना हुआ है। जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होता है वेन्स में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन क्यों है वेन्स में। तो वेन्स जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को ले नहीं जाना होता है, आर्ट्रिया का ही काम होता है। बेसिकली जो हाई प्रेशर से जो ब्लड जाता है वो आर्ट्रिया में जाता है, आर्ट्रिया से जाता है। तो इसलिए उसमें जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिक होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। और ऐसा किस लिए होता है? तो डिपेंड करता है कि जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है या फिर डीऑक्सीजनेटेड। जैसे हमारी जो आर्टरी है, मोस्ट ऑफ दी जो आर्टरीज़ है हमारी, वो लेके जा रही हैं हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। तो उनको ज़्यादा जो क्या कहते हैं प्रेशर के साथ जो ब्लड जा रहा है वो हमारा आर्टरीज से जा रहा है, तो इसलिए उनकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, दो तरह के क्योंकि उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी के नाम से ही पता चल रहा है कि जो लंग्स के थ्रू पास होके जा रहा है, और सिस्टमेटिक यानी कि जो
बॉडी से आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि जो बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ आता है, तो बॉडी से जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होता है उसमें आता है हमारा जो ब्लड है ना। और फिर उसके बाद जो हमारा ऑर्टा से निकलता है ब्लड, जब पूरा सर्कुलेशन वगैरह हो जाता है, एंड में जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, तो जो ऑर्टा से निकल के फिर बॉडी में जाता है, उस उतने पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें हम लोग वो पार्ट कंसिडर करते हैं जब हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए, तब हम लोग कंसिडर करते हैं उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर जब वो लंग्स से हार्ट में वापस आ रहा होता है उतने पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए हमारा जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहेंगे, एज़ कम्पेयर टू जो हमने फिशेज़ में पढ़ा था सिंगल सर्कुलेशन, उसके कंपैरिजन में अलग है। अब जो हमारा इंटेस्टाइन होता है और लिवर होता है उसमें एक स्पेशल सिस्टम होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेपेटिक पोर्टल वेन होती है वो ब्लड को पहले इंटेस्टाइन से लिवर में लेके आती है, इससे पहले वो जाए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में यानी कि इन्फीरियर वेना कावा में, उससे पहले वो उसको इंटेस्टाइन से लिवर में लेके आती है, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को लेके आती है। फिर उसके बाद एक कोरोनरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का। किस लिए? जो हमारा जो हार्ट है उसको भी तो चाहिए ब्लड, उसको भी तो जीना है, तो उसको भी ब्लड चाहिए, तो एक कोरोनरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ब्लड के जो हार्ट होता है उसके पास खुद के यूज़ करने के लिए भी एक सिस्टम होता है कोरोनरी सिस्टम, नहीं तो वो खुद कैसे सर्वाइव करेगा। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटेड है, कैसे नोडल टिश्यू स्पेशलाइज्ड मसल्स जो हमने अभी पढ़ी उस सब से ऑटो रेगुलेटेड है, खुद का काम खुद ही कर ले रहा है। तो इसलिए जो हार्ट है उसको हम लोग ने कहा है मायोजेनिक। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, जो कि हमारी कार्डियक फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व हो गया और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो गए, जो कि हमारी पार्ट होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो हो गई पार्ट ऑफ एएनएस, ये क्या कर सकती हैं? इंक्रीज़ कर सकती हैं हार्ट बीट को, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को, इसलिए हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ सकता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिक्रीज़ करते हैं। इसका पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। एड्रेनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो ये हो गया हमारी बात कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की, जो कि है डिसऑर्डर्स। सबसे पहला जो डिसऑर्डर दिया हुआ है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये जो इस पेज पे आप देख रहे हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में अच्छे से लिखा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले आ गया हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है इंसान का वो होता है 120/80 mmHg। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर इससे ज़्यादा हुआ इसका मतलब हाइपरटेंशन हो गया इंसान को, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है? हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं और जो ब्रेन और किडनी है वो भी डैमेज हो सकती है। फिर आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? जो हमारी जो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई हो रहा होता है हार्ट मसल्स को, जो ब्लड सप्लाई होता है वेसल्स से, वो वेसल्स ही अफेक्ट हो जाती हैं। वो कैसे अफेक्ट होती हैं? कैल्शियम के डिपोजिशन से, फैट के डिपोजिशन से, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से, या फिर फाइब्रस टिश्यू। तो इन सब के डिपोजिशन की वजह से जो वेसल्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, और जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज़ का वो नैरो हो जाता है। तो जब वो नैरो हो जाएगा तो कैसे होगा फ्लो? तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो वेसल्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। फिर आता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है एक्यूट चेस्ट पेन, जिसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं रह जाता हार्ट मसल्स के लिए। ये कब ये बेसिकली तब होता है जो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है हार्ट मसल्स में नहीं पहुंच पाता है इनफ ऑक्सीजन, तो हमारा जो चेस्ट पेन होने लगता है, एक्यूट चेस्ट पेन, उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद आ जाता है हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हमारा हार्ट जो होता है वो इनफ ब्लड
पंप नहीं कर पा रहा है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उस तब हमारा मतलब कि हार्ट फेलियर हो रहा है। इसका मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ द लंग्स। फिर आता है हमारा हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जो हार्ट मसल होती है वो सडनली एकदम अचानक से डैमेज हो जाती है जब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। कार्डियक अरेस्ट आ जाता है उसके बाद। द हार्ट स्टॉप बीटिंग, अचानक से हार्ट जो होता है वो स्टॉप कर जाता है बीटिंग। कैसे? फेलियर ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो इसका जो कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यानी कि कोई डिसीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है इंसान को, तभी उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब 3 जो टर्म्स हैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। जो हार्ट फेलियर है उसका मतलब है कि जो हार्ट है उसमें ढंग से पंपिंग नहीं हो पा रही है, फिर डिक्रीज्ड पंपिंग ऑफ द हार्ट है। फिर जो कार्डियक अरेस्ट है इसका मतलब हार्ट बंद हो गया, स्टॉप कर दिया बीटिंग। और जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक का मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं वो अचानक से डैमेज हो गई क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं हुआ ब्लड का जितना ज़रूरी था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो सो डू कमेंट एंड आस्क। अगर मैंने कोई गलती की हो सो आई एम सॉरी फॉर डैट, आई एम स्टिल लर्निंग। यू आर फ्री टू कमेंट कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो, या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर।